हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र सिंह चौहान और चौहान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक हम जो जीव विज्ञान हमने पढ़ा है सब्जेक्ट, उसमें हम 2 चैप्टर पूरे कंप्लीट कर चुके हैं। आपका पहला चैप्टर था कोशिका और दूसरा चैप्टर था आनुवंशिकी। आज जो हम पढ़ेंगे, अब जो जीव विज्ञान है उसके अगले टॉपिक जो पढ़ेंगे वो मानव शरीर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक, तो हम थोड़ा सा समझ लेते हैं मानव शरीर और मानव शरीर के अंतर्गत कौन कौन से तंत्र हमको पढ़ना है। ठीक है, देखना आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मानव शरीर। क्या रहेगा? मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी। अब यहां हम देखते हैं कि जो मानव शरीर बना होता है वो किससे बना होता है। तो मैंने बताया था आपको कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर क्या बनती है बॉडी। मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? कोशिका होती है। देखो, हमने जो देखा था कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। अब पहली कोशिका कैसे बनती है किसी भी बॉडी में, तो यहां पर ध्यान रखना कि जो प्रथम कोशिका होती है उसमें क्या होता है, तो जो प्रथम संतान होती है उसमें माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु, ये दोनों मिलकर जो है एक युग्मज का निर्माण करते हैं, एक जाइगोट का निर्माण करते हैं या एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे क्या बोला जाता है, तो उस संतान की पहली कोशिका। यदि एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली कोशिका को क्या कहा जाता है, तो युग्मज कहा जाता है या जाइगोट कहा जाता है। कहां से? तो माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु से। तो ये क्या होती है? पहली कोशिका होती है शरीर की। क्या होती है? पहली कोशिका। तो मानव शरीर की पहली कोशिका कौन सी हो गई? तो पहली कोशिका जो हो जाएगी वो कौन सी हो गई? युग्मज या जाइगोट। सेल, और सेल से मिलकर ही क्या बनते हैं? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बनते हैं? ऑर्गन, अंग, और अंग से मिलकर क्या बनती है? बॉडी, शरीर। यही हमको पढ़ना है। ठीक, यही बोला। कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, और अंग से बॉडी। इसी में हम अब स्टार्ट करेंगे मानव शरीर। तो सबसे पहले मानव शरीर में हम मानव शरीर के तंत्र पढ़ेंगे, सिस्टम पढ़ेंगे। तो मानव शरीर के तंत्र क्या होते हैं? तो जो मानव शरीर के अंग है और उनके जो कार्य है वही क्या कहलाते हैं? मानव शरीर के तंत्र कहलाते हैं। देखना, अब हम क्या पढ़ेंगे, तो इसी में पढ़ेंगे मानव शरीर के तंत्र। क्या है मानव शरीर के तंत्र? तो जो विभिन्न अंग है और उनके जो कार्य है उसी को क्या बोला जाता है? मानव शरीर के तंत्र कहा जाता है। क्या है? तो मानव शरीर के अंग, जो शारीरिक क्रियाओं में क्या करते हैं? सहायता प्रदान करते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? मानव शरीर के तंत्र कहा जाता है। सिंपल भाषा में हमारे शरीर को चलाने के लिए जो अंग अंदर कार्य कर रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे हम? तो उन्हें ही शरीर के तंत्र कहा जाता है, मानव शरीर के तंत्र। देखना, मानव शरीर के तंत्र कौन कौन से हैं। देखना, अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर के तंत्र में ये 8-9 जो सिस्टम है इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, फिर पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, प्रजनन तंत्र और पेशी तंत्र। इन हम 9 तंत्रों को सबसे पहले कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। और सबसे पहला जो हमारा तंत्र रहेगा वो रहेगा परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम।
परिसंचरण तंत्र क्यों इंपॉर्टेंट है या सबसे पहला क्यों हमने लिया है, क्योंकि देखो रक्त ही ऐसा जो भाग है हमारे शरीर का जो सभी तंत्रों को आपस में जोड़कर रखता है। इसीलिए सबसे पहले हम पढ़ लेंगे परिसंचरण तंत्र को, सर्कुलेशन सिस्टम को। ठीक है ना, स्टार्ट हम करते हैं अब परिसंचरण तंत्र या सर्कुलेशन सिस्टम से। कर दो बोर्ड साफ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप। देखना हम स्टार्ट करेंगे परिसंचरण तंत्र। अब परिसंचरण तंत्र को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा रक्त को, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो है वो है हमारा ब्लड। ब्लड से ही हमको पूरा समझ में आएगा परिसंचरण तंत्र। इसलिए पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रक्त, ब्लड के बारे में। देख लो रक्त जो है इसका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, ब्लड का जो अध्ययन होता है वो किसके अंतर्गत होता है, तो हीमेटोलॉजी के अंतर्गत। रक्त का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, तो रक्त का अध्ययन होता है। पहली बात, रक्त जो है हमारे शरीर में कितना पाया जाता है, तो भार या वजन जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वजन के 7% तक किसी भी व्यक्ति में ब्लड कितना पाया जाता है, तो उसके वजन का या उसके भार का कितना प्रतिशत पाया जाता है, 7%। यदि लीटर में पूछे तो लीटर में क्या हो जाएगा, तो आप बता दोगे पुरुष जो होते हैं उनमें 5.5 लीटर, 5.5 लीटर पाया जाता है। जबकि महिलाओं में कितना पाया जाता है, तो महिलाओं में आधा लीटर कम, मतलब कितना हो जाएगा, 5 लीटर। रक्त जो ब्लड होता है शरीर में कितना होता है, तो उसके वजन, किसी भी व्यक्ति के वजन का 7% होता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आधा लीटर क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है। यह बात समझ में आ गई, ठीक है। जो रक्त है, रक्त का यदि ये पूछा जाए कि पीएच मान कितना है, तो जो रक्त होता है इसका पीएच मान 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। कहीं कहीं पर 7.4, ये 7.4 क्या हो जाएगा, लगभग। तो ये पीएच मान आ गया। देखो जिनका भी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है वो होते हैं अम्लीय, और जिनकी 7 से अधिक होती है वैल्यू, उनको क्या बोलते हैं हम, क्षारीय। तो ये क्या है, 7 से अधिक है, मतलब हमारा जो क्षारीय विलयन। यहां तक आया समझ में? मैंने आपको 3 से 4 चीजें लिखी है कि ब्लड जो है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत होता है, हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ये कितना होता है, किसी भी व्यक्ति के या उसके व्यक्ति के भार या वजन का 7% होता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आधा लीटर अधिक होता है। यदि लीटर में पूछा जाए तो 5.5 लीटर तक होता है। और जो ब्लड होता है इसकी पीएच मान कितना होता है, तो 7.35 से 7.45 के बीच में, मतलब लगभग 7.4, इसको हमने लगभग लिखा है। ये कैसा विलय है, तो ये क्षारीय विलय हम इसको कहते हैं। पढ़ रहे हम ब्लड या रक्त, क्या क्या देखा हमने, इसका अध्ययन, और यहां पर हमने देखा क्षारीय विलय। ठीक, इसको क्या बोला जाता है, तो मैंने आपको क्षारीय विलय लिखा, एक और बोला जाता है कोलाइडी विलयन। ब्लड कैसा विलयन है, तो इसको कोलाइडी विलयन कहा जाता है। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं, तो जिनके अणु 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कोलाइडी विलयन। तो रक्त क्या है, कोलाइडी विलयन है। रक्त में पूछा जाए कि कोलेस्ट्रॉल कितना होता है, तो जो रक्त है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, तो 200 ग्राम, लगभग 1 डेसीलीटर में। इसकी जो माप है वो क्या है, डेसीलीटर। ठीक, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो यदि किसी भी व्यक्ति में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब चिपचिपा पदार्थ होता है, उससे क्या होगा, तो हृदय पर जाकर ये चिपक जाएगा, जिससे क्या होगा, हृदय पंप नहीं कर पाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कितनी होती है, 200 ग्राम डेसीलीटर में होती है। रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, इसका लाल रंग किसके कारण पाया जाता है, तो ब्लड का जो लाल रंग है वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण।
किसके कारण पाया जाता है? ब्लड का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। अब यहां पर थोड़ा सा हीमोग्लोबिन को समझ लो। हीमोग्लोबिन जो है इसमें हिम नामक कण पाए जाते हैं, या इसी को हम बोलते हैं हिमेटिन। ये क्या है? तो ये कलर है, वर्णक इसको कहा जाता है। ये क्या काम करता है? तो ये कलर देने का काम करता है हिमेटिन। और इसमें प्रोटीन कौन सा है? तो इसके अंतर्गत जो प्रोटीन है वो है ग्लोबिन। दूसरी बात, इसी वर्णक में जो है वो क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड। क्या पाया जाता है? फेरस ऑक्साइड। इतना तो समझ में आ गया। जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के कारण रंग कैसा है? रक्त का रंग जो है वो लाल है, पर हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो हीमोग्लोबिन का जो कलर होता है वो होता है बैंगनी। हीमोग्लोबिन जो है इसका कलर कैसा होगा? तो हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो बैंगनी होता है। और हीमोग्लोबिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है हमारे शरीर में? तो हीमोग्लोबिन के कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है एनीमिया, या इसे ही बोलते हैं रक्त क्षीणता, या इसे ही कहा जाता है अरक्तता। ठीक, हमने क्या जाना? तो सबसे पहले ब्लड को देखा है, रक्त हम पढ़ रहे हैं। रक्त में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? तो रक्त का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमारे शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में उसके 7%, उसके वजन का 7% रक्त पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आधा लीटर अधिक रक्त पाया जाता है। यदि लीटर में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम? तो पुरुषों में 5-5.5 लीटर पाया जाता है, और महिलाओं में कितना पाया जाता है? 5 लीटर। ठीक है। उसके बाद हमने देखा था बीएच मान 7.35 से लेकर 7.45, लगभग 7.4, इसीलिए इसको हमने बोला था क्षारीय विलयन। ठीक। फिर हमने देखा कि ये कैसा है? कोलाइडी विलयन है, और इसमें कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है? तो 200 ml पाया जाता है डेसीलीटर पर। इसका लाल रंग, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक या कण पाए जाते हैं, और उसी में क्या पाया जाता है? लोहा, फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण हीम या रंजक क्या है? कण है। हम बोले रंजक, वर्णक, ये क्या करते हैं? तो कलर प्रदान करते हैं। ग्लोबिन क्या है? तो इसमें प्रोटीन जो है वो ग्लोबिन है। ठीक है। फिर हमने देखा हीमोग्लोबिन रक्त को तो लाल रंग प्रदान करता है, पर स्वयं कैसा होता है? तो स्वयं बैंगनी रंग का होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग, रक्त क्षीणता रोग, या इसे ही हम कहते हैं अरक्तता रोग। इतना सा आ गया समझ में? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, बोर्ड साफ करता हूं। फिर रक्त जो होता है, रक्त को जो संरक्षित रखा जाता है, कितने डिग्री टेम्परेचर पर रखा जाता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रक्त को क्या होता है? तो सुरक्षित रखा जा सकता है, या सुरक्षित रखा जाता है। यहीं पर देख लो, सुरक्षित रखने की बात की है तो 1 इकाई या 1 यूनिट, जिसको हम बोलते हैं इकाई, या इसी को हम बोलते हैं 1 इकाई, सॉरी क्या बोलते हैं? 1 इकाई या 1 यूनिट किसे कहा जाता है? तो 450 मिलीलीटर जो होता है हमारा ब्लड, ये हम किसी को दान में दे सकते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? 1 इकाई या 1 यूनिट कहा जाता है। ठीक है। रक्त जो होता है, ब्लड जो होता है, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में जो होता है, वयस्क व्यक्ति के शरीर में यदि देखा जाए, 2 चीजें ध्यान रखना। एक वयस्क होता है और दूसरा होता है भ्रूण। भ्रूण मतलब ऐसा बच्चा जो मां के पेट में पल रहा है। जो वयस्क होता है उसमें कहां होता है निर्माण? तो अस्थि मज्जा में होता है। कहां होता है? अस्थि मज्जा में, बोन मेरो में। ठीक। अब भ्रूण जो बच्चा अभी मां के पेट में है, उसमें कोई अस्थि मज्जा का तो विकास हुआ नहीं है, इसलिए भ्रूण में कहां होता है? तो भ्रूण में इसका निर्माण यकृत,
लीवर या प्लीहा स्प्लीन में इसका निर्माण होता है। ठीक, दोनों चीजें हमने बात जो कर रहे थे किसकी कर रहे थे, तो हम निर्माण की कर रहे थे। तो यदि यह पूछा जाए कि रक्त का निर्माण कहां होता है, तो रक्त का जो निर्माण की यदि हम बात करें तो वयस्कों में अस्थिमज्जा में होता है और भ्रूण में यकृत में। दूसरी बात, ब्लड बैंक, जहां पर ब्लड इकट्ठा होता है, यह पूछा जाए कि ब्लड बैंक किसको कहा जाता है या ब्लड एकत्रित कहां होता है, तो यह भी कहां हो रहा है, स्प्लीन, प्लीहा में। तो रक्त एकत्रित भी कहां होता है, प्लीहा में, इसीलिए प्लीहा को क्या कहा जाता है, तो ब्लड बैंक भी कहा जाता है। यहां तक आ गया पूरा समझ में? ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखना, ब्लड जो है इसकी कब्रगाह किसको कहा जाता है? अभी तो हमने देखा कि इसका जन्म, कब्रगाह किसको कहा जाता है, तो इसकी कब्रगाह जो है वो भी किसको कहा जाता है, प्लीहा। क्या कहा जाता है, प्लीहा को। इसका रीजन इतना सा है क्योंकि प्लीहा में ही क्या होता है, तो रक्त की जो है वो मृत्यु होती है। यहां तक आ गया समझ में? दोनों चीजों में हमने एक ही पढ़ा है। एकत्रित कहां होता है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है, प्लीहा को, और कब्रगाह भी किसको कहा जाता है, तो यकृत और प्लीहा दोनों को कहा जाता है। ठीक है, परंतु दोनों ऑप्शन रहे तो हमारा आंसर क्या रहेगा, प्लीहा। आगे हम देखते हैं कि रक्त के कार्य क्या क्या है। जो रक्त है इसके कार्य क्या क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है ऑक्सीजन को पहुंचाना, हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। मतलब हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो वो ब्लड करता है। दूसरा, हमारे शरीर का तापमान बनाए रखना, यह भी किसका काम है, तो यह भी किसका काम है, ब्लड का। तीसरा क्या हो जाएगा, तो जो पोषक पदार्थ है उनका परिवहन करना, क्या हो जाएगा, पोषक पदार्थों का परिवहन। अगला क्या है, तो जितने भी उत्सर्जन पदार्थ है उनका संवहन हो जाएगा। उत्सर्जन पदार्थ व हार्मोन्स का संवहन, ये किसके काम है, तो ये सभी कार्य किसके हैं, ये रक्त के। इतना हमने पढ़ा रक्त के बारे में। आ गया इतना समझ में आप लोगों को? अब एक लाइन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बची है कि ब्लड क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। अब हम उसको जानते हैं, एक तरल संयोजी ऊतक को। कर दूं बोर्ड साफ? ब्लड क्या है, तो ब्लड जो है वो तरल संयोजी ऊतक, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको, तो बोल देंगे हम लिक्विफाइड कनेक्टिव टिश्यू, यही कहते हैं। लिक्विफाइड, तरल मतलब क्या, बहने वाला, मतलब रक्त कैसा है तो बहता है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, लिक्विफाइड। कनेक्टिव, क्योंकि ये क्या करता है, तो शरीर के सभी अंगों को जोड़ता है। क्या करता है, हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ने का काम करता है। कौन करता है, रक्त, इसीलिए हमने इसको बोला कनेक्टिव। टिश्यू क्या है, तो ये अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना है। क्या है, अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना। एक चीज ध्यान रखना कि हम ब्लड में कोशिकाएं नहीं कहकर इनको कणिकाएं कहते हैं, कॉर्पस्कल्स कहते हैं। ठीक है ना, आगे बताऊंगा क्यों। तो इसको हमने एक तरल संयोजी ऊतक कहा है, रक्त को क्यों कहा ये भी समझ में आ गई। अब हम देखते हैं तरल संयोजी ऊतक में कौन कौन से पार्ट आते हैं। देखना, तरल संयोजी ऊतक को हमने दो भागों में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लाज्मा, और इसी में हम देखेंगे लिम्फ।
इसको हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो प्लाज्मा और लिम्फ दोनों, लसिका इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लसिका। अब हम पहले देखते हैं प्लाज्मा को, ताकि आगे आपको हम जो रक्त पढ़े ताकि दिक्कत ना आए, इसको यही समझ लेते हैं। प्लाज्मा जो है इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे वो 3 चीजें पढ़ेंगे। कौन कौन से, तो पहला पढ़ेंगे हम अकार्बनिक पदार्थ। प्लाज्मा में कौन कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं वो देख लेंगे। फिर हम देखेंगे पोषक पदार्थ, पोषक पदार्थ कौन कौन से पाए जाते हैं। फिर हम देख लेते हैं प्रोटीन, ताकि आपसे कहीं पूछ ले कि ब्लड में क्या पाया जाता है, प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, तो भी हमको दिक्कत ना आए। अब यहां पर जो अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ में क्या क्या पाया जाता है, तो देखना आप, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और कैल्शियम। ये सभी अकार्बनिक पदार्थ किसमें पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं पोषक पदार्थों की, तो पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, वसी अम्ल, अमीनो अम्ल, और एमिनो अम्ल के बाद विटामिन। अब देखना जो हम पढ़ेंगे प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। दूसरा जो हम पढ़ते हैं ग्लोब्यूमिन, फाइब्रोनिजन, प्रोथाम्ब्रिन, और एंटीबॉडी। ध्यान रखना जब ये पूछा जाए, हम एंटीजन और एंटीबॉडी पढ़ेंगे तो उसमें पूछा जाता है कि ये जो एंटीबॉडी है कहां पाई जाती है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है, जबकि एंटीजन कहां पाए जाएंगे, तो आरबीसी में। अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि किन किन के क्या क्या कार्य है। जैसे हमने पढ़ा जो एल्ब्यूमिन है इसका क्या काम है, तो जो एल्ब्यूमिन है इसका प्रमुख कार्य होता है खनिजों का संतुलन करना। हमारे शरीर में जितने भी खनिज है उनका क्या करना, उनका संतुलन करने का काम किसका होता है, तो वो एल्ब्यूमिन का होता है। ग्लोब्यूमिन क्या काम करता है, तो ये ग्लोब्यूमिन जो है हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करता है। क्या कार्य करता है, प्रतिरक्षा का, ठीक। फाइब्रोनिजन और प्रोथाम्ब्रिन जब हम पढ़ेंगे रक्त के थक्के जमने का, तो ये रक्त का थक्का जमाने का प्रमुख कार्य किसका है, तो यहां पर फाइब्रोनिजन और प्रोथाम्ब्रिन का। बचा क्या, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी जो है वो एंटीजन के विपरीत पाई जाती है, जब हम आगे पढ़ेंगे रक्त समूह में उसमें बता दूंगा। ये प्लाज्मा आ गया समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। जिनको स्क्रीनशॉट लेना वो ले लीजिए। अब हम आगे जो देखेंगे वो लिम्फ देखेंगे, लसिकाएं। लसिका में कौन कौन से देखेंगे हम, तो डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे लिम्फ। देखना प्लाज्मा जो होता है वो कैसा भाग होता है, तो रक्त का तरल भाग होता है, ठीक है ना। जबकि जो लिम्फ होता है ये क्या होता है, कणिकाओं के रूप में होता है, मतलब ठोस भाग होता है। अब हम आगे देखते हैं लिम्फ, लसिका। लसिका में क्या आ जाएगा, आरबीसी, एरिथ्रोसाइट या रेड ब्लड कार्पस, या इसी को कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। सेकंड नंबर पर डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट या श्वेत रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस, प्लेटेट्स,
लेट्स। थर्ड जो भाग है वो क्या आ जाएगा, प्लेटलेट्स। यहां इसको समझ लेते हैं हम WBC को पहले। WBC में के भी दो भाग है। एक जो होता है उसको हम बोलते हैं कणिका युक्त, अगली जो है वो है कणिका विहीन। क्या है, कणिका विहीन। इनको बोल देंगे अग्रेनुलोसाइट्स। ठीक, अब देख लो यहां पर थोड़ा बहुत समझ लो इसको, अपने आप समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कणिका युक्त जो होती है उनको, इनमें क्या आ जाएगा, तो इसके भी तीन भाग होते हैं। पहला होता है बेसोफिल्स, दूसरा जो है वो है इयोसिनोफिल्स, ठीक है। तीसरा जो भाग है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रोफिल्स। क्या कहते हैं, न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों किसके भाग है, तो ये तीनों जो है वो कणिका युक्त के भाग है। कौन कौन से, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो WBC होता है उसका कम से कम 65 से 70% भाग का निर्माण कौन करता है, तो न्यूट्रोफिल्स करता है। सबसे छोटा भाग कौन सा है इसका, तो सबसे छोटा भाग जो माना जाता है वो माना जाता है बेसोफिल्स को, जो क्या करता है, तो 0.1 से लेकर 0.5% भाग का निर्माण करता है। दोनों चीजें समझ में आई। WBC का यदि ये पूछा जाए कि सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो बेसोफिल्स है, और सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो न्यूट्रोफिल्स है। या जो WBC किसकी बनी होती है सबसे अधिक, तो वो क्या है, उसमें सबसे अधिक किसकी भागीदारी होती है, तो न्यूट्रोफिल्स की होती है, और सबसे कम किसकी होती है, तो बेसोफिल्स की होती है। यहां तक भी आप लोगों को समझ में। अब देख लो थोड़ा सा कि ये जो बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स दोनों है, इन दोनों का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जो एनर्जी होती है उसको, एलर्जी, इन बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स का प्रमुख कार्य क्या है, तो जो एलर्जी होती है उसको कंट्रोल करने का प्रमुख कार्य किसका होता है, तो उसको कंट्रोल करने का प्रमुख कार्य जो होता है बेसोफिल्स और इयोसिनोफिल्स का होता है। न्यूट्रोफिल्स का प्रमुख कार्य क्या है, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, आगे हम देखेंगे कणिका युक्त में, मोनोसाइट, इन दोनों का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो जीवाणु और रोगाणु का भक्षण करना। देख लो आगे देखते हैं हम। इसकी दो होते हैं, इसके भी दो भाग, एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट के भी दो भाग होते हैं, एक होता है T लिम्फोसाइट और दूसरा होता है B लिम्फोसाइट। मोनोसाइट जो होता है, अभी मैंने आपको बताया कि मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, इन दोनों का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो इन दोनों का प्रमुख कार्य होता है जीवाणु और रोगाणु का भक्षण करना। ये किसका काम है, तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स का काम। दूसरी और महत्वपूर्ण सबसे बड़ी बात कि यदि ये पूछा जाए कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है, तो सबसे बड़ी जो WBC है वो कौन सी आ जाएगी, तो मोनोसाइट। क्या है ये, सबसे बड़ी WBC। और सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी, लिम्फोसाइट। क्या है ये, सबसे छोटी है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य क्या है, तो लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य है एंटीबॉडी का निर्माण करना। अब ये एंटीबॉडी वो नहीं जो किसमें, प्लाज्मा में पाई जा रही है, ये एंटीबॉडी मतलब हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए। इसीलिए WBC को क्या कहा जाता है, सुरक्षा गार्ड कहा जाता है। यहां तक आया समझ में? जिनको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, मैं आगे बता रहा हूं आपको, थोड़ा थोड़ा बता देता हूं आपको मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के बारे में। देखना, अब हम जो पढ़ रहे थे कणिका विहीन के अंतर्गत हमने दो चीजें पढ़ी थी। कौन कौन सी, तो पहली जो हमने पढ़ी थी कि कणिका विहीन जो होती है उसमें पहला जो हमने देखा था वो देखा था मोनोसाइट, और दूसरा जो हमने भाग देखा था इसका
वो देखा था लिम्फोसाइट। अब ध्यान रखना मोनोसाइट क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया कि मोनोसाइट जो है इसको क्या कहा जाता है, तो सबसे बड़ी WBC। पहली बात क्या है, सबसे बड़ी WBC किसको कहा जाता है, मोनोसाइट को। जबकि लिम्फोसाइट क्या है, तो सबसे छोटी WBC। यहां तक तो क्लियर है मामला, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, मोनोसाइट और हमने आगे देखा था न्यूट्रोफिल्स, इन दोनों का प्रमुख कार्य क्या है, तो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों का काम है क्या, तो जीवाणु और रोगाणु का भक्षण करना। जबकि लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य क्या है, तो लिम्फोसाइट का यदि आप कार्य देखते हो, लिम्फोसाइट का अगर आप कार्य देखते हो तो लिम्फोसाइट का प्रमुख कार्य क्या है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण करना। ये हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, WBC। और WBC का प्रमुख कार्य क्या है, रोगों से प्रतिरक्षा करना। इसीलिए ये क्या करता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। इसीलिए WBC को सुरक्षा गार्ड भी कहा जाता है। तो आप लिम्फोसाइट को बोल सकते हो सुरक्षा गार्ड। सबसे छोटी है इसलिए छोटा सुरक्षा गार्ड, या इसको माइक्रोपुलिस भी कहा जाता है, ठीक है ना। मोनोसाइट क्या है, सबसे बड़ी है। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स दोनों का प्रमुख कार्य क्या है, तो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों का प्रमुख कार्य है जीवाणु और रोगाणुओं का भक्षण। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब आगे देखो, इनके मोनोसाइट से कौन सा रोग होता है, लिम्फोसाइट से कौन सा रोग। मोस्ट इंपोर्टेंट है देखना कि यदि WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होती है, क्या होता है, WBC की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाता है, अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो कौन सा रोग होता है, तो होता है ब्लड कैंसर। इसी को हम बोलते हैं रक्त कैंसर, सबसे खतरनाक बीमारी। या बोला जा सकता है कि ब्लड कैंसर में क्या होता है, तो WBC की जो संख्या होती है उसकी अत्यधिक वृद्धि होती है। सामान्यतः कैंसर में क्या होता है, तो सेलों की अनियमित वृद्धि हो जाती है। किसी भी जगह जो कोशिकाएं बनना है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग जाती है, तो क्या हो जाता है, कैंसर हो जाती है। इसी प्रकार से ब्लड कैंसर क्या है, तो ब्लड में क्या हो जाता है, तो मोनोसाइट की संख्या जो होती है उनकी अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर कहा जाता है। ठीक है। दूसरा आपने एक और नाम सुना होगा, एड्स। एड्स में क्या होता है, तो एड्स देखो, लिम्फोसाइट प्रमुख कार्य क्या, लिम्फोसाइट का एंटीबॉडी का निर्माण करना, हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करना। अब एड्स में क्या होता है, तो एड्स में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। मतलब एड्स के अंतर्गत क्या हो जाएगा, तो लिम्फोसाइट की कमी हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्या करता है एड्स के अंतर्गत जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाती है। और रोगों से लड़ने की क्षमता कौन प्रदान कर रहा है, या एंटीबॉडीज का निर्माण कौन कर रहा है, लिम्फोसाइट। तो एड्स में क्या होता है, तो लिम्फोसाइट जो होता है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ये हमने आज रक्त जो है उसका थोड़ा बहुत भाग जान लिया है। आगे और देख लो, यहां तक पूरा आगे समझ में आप लोगों को। ये हमने तरल संयोजी तक जाना है। कर दूं बोर्ड साफ।
ब्लड हमने पढ़ना स्टार्ट करा था। ब्लड जो है वो क्या है, तो ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के वजन का 7% क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में आधा लीटर अधिक पाया जाता है, इसीलिए पुरुषों में 5.5 लीटर और महिलाओं में 5 लीटर रक्त पाया जाता है। इसकी पीएच मान हमने देखा था 7.35 से लेकर 7.45 तक था, लगभग 7.4 हम बोल सकते हैं। ये कैसा विलय है, तो क्षारीय विलयन है। इसके साथ हमने पढ़ा था कि ये कोलाइडी विलयन है, मैंने बता भी दिया था क्यों है। इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है 200 ग्राम 1 डेसीलीटर के समथिंग, ठीक है ना। 1 डेसीलीटर जो होता है वो मापने की मात्रा है, ठीक। दूसरी बात हमने आगे देखा था कि जो रक्त है इसको कितने डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जा सकता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जा सकता है। एक इकाई या 1 यूनिट क्या है, तो कोई भी व्यक्ति 450 ग्राम जो होता है वो या मिलीलीटर जो है रक्तदान कर सकता है, उसे ही क्या कहा गया था, तो उसे ही 1 यूनिट कहते थे। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, पर हीमोग्लोबिन स्वयं क्या होता है, बैंगनी रंग का होता है। हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक और कण से, या हिमेटिन नामक रंजक और कण से बना है। रंजक मतलब रंग देने वाला, हीम के कारण ही क्या पाया जाता है, रंग पाया जाता है, और हीम में ही क्या पाया जाता है, तो लोहा या आयरन ऑक्साइड पाया, फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है, ठीक। इसमें कौन सा प्रोटीन है हीमोग्लोबिन में, तो हीमोग्लोबिन के अंतर्गत ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। आगे हमने देखा था। फिर हमने देखा कि रक्त क्या है, तो एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक को भी हमने यहां समझ लिया, टिश्यू को भी समझ लिया। अब रक्त जो होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, या रक्त मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। पहला जो होता है प्लाज्मा, और दूसरा जो होता है वो होता है रुधिराणु, कॉर्पस्कलस। जो प्लाज्मा भाग होता है रक्त का, ये कैसा होता है, तो ये जो भाग होता है लिक्विड भाग होता है, तरल भाग होता है। जबकि रुधिराणु कैसा भाग होता है, तो रुधिराणु जो होता है वो ठोस होता है। रुधिराणु को भी हम पढ़ेंगे, पहले हम प्लाज्मा को कंप्लीट कर देते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये किसके भाग है, तो ये रुधिराणु के भाग है। अब हम चलते हैं प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा जो है उसमें क्या क्या पाया जाता है। पहली बात मैंने बता दिया आपको कि ये तरल है और ये क्या है, ठोस है। दूसरी और इंपॉर्टेंट भाग है कि ये 55 से 60% भाग जो होता है वो प्लाज्मा का होता है, जबकि रुधिराणु क्या होता है, तो 40 से 45% भाग जो होता है वो रुधिराणु का होता है हमारे ब्लड में। मतलब जो रक्त है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, प्लाज्मा और रुधिराणु। प्लाज्मा 55 से 60% भाग होता है और रुधिराणु 40 से 45% भाग होता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि प्लाज्मा क्या है, तरल है, और रुधिराणु क्या है, ठोस है। रुधिराणु के हमने 3 भाग पढ़ेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। पहले हम प्लाज्मा को देखते हैं। तो प्लाज्मा जो है मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा और देख लो आप कि प्लाज्मा में जल कितना पाया जाता है, 90%। प्रोटीन कितना पाया जाता है, तो प्रोटीन जो होता है वो लगभग 7% पाया जाता है। इसके बाद जल 90%, प्रोटीन जो है वो 7% पाया जाता है, और इसके बाद 3rd नंबर पर लवण पाए जाते हैं 0.9%, और इसके बाद ग्लूकोज। ग्लूकोज कितना पाया जाता है, तो 0.1% के लगभग। और देखो अब कितना हो गया, 98% हो गया लगभग। और अन्य तत्व कितने पाए जाते हैं, तो जो अन्य तत्व है लगभग 2%। इसके अलावा अन्य पदार्थ कितने पाए जाते हैं, तो इसमें अन्य पदार्थ जो आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे, तो 2% के लगभग जो है वो अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। ये हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, इतना सा समझ में आ गया प्लाज्मा में। हम रुधिराणु की बाद में बात करते हैं, आ गया, कर दो बोर्ड साहब। अब आगे देखना कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा में हमने एक और पढ़ा था कि फाइब्रोनिजन पाया जाता है। जब प्लाज्मा में से फाइब्रोनिजन निकाल लिया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, सीरम कहा जाता है। यह पूछता है कि सीरम क्या है, तो सीरम के लिए आप बोला जाता है कि फाइब्रोनिजन रहित प्लाज्मा।
क्या बोला मैंने? फाइब्रोनिजन रहित प्लाज्मा मतलब ऐसा प्लाज्मा जिसमें क्या नहीं है, रहित मतलब नहीं है, फाइब्रोनिजन नहीं है, उसमें से फाइब्रोनिजन निकाल लिया गया है। क्या कर लिया गया है? तो जिसमें से फाइब्रोनिजन निकाल लिया गया है और जो बचा हुआ भाग है उसे ही क्या कहा जाता है? तो उसे ही सीरम कहा जाता है। ये भी आ गया समझ में? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, कल हम पढ़ेंगे रुधिराणु, और रुधिराणु में एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे आरबीसी, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, यहां तक की कहानी कंप्लीट है आप लोगों को।